हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ये उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। फेडरलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारी पावर डिवाइडेड होती है। कैसे? जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल। यूजुअली दो होती है, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन इंडिया जैसे बड़े डाइवर्सिफाइड कंट्री में 3 लेवल्स होते हैं। थर्ड होता है हमारा लोकल। ये हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इससे पहले वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हर लेवल की अपनी पावर होगी, हर लेवल के पास अपनी पावर होती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर लेवल की अपनी पावर नहीं होती, हाँ, सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि एक लेवल के पास होती है। इसके एग्जांपल है इंडिया और यूएसए फेडरल गवर्नमेंट के। यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जांपल है फ्रांस और इंग्लैंड। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या होता है अब हम ये देखते हैं। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो इसमें होते हैं। डिफरेंट ईयर्स गवर्न सेम सिटीजन बट एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन इज डिफरेंट। एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन से हम क्या समझते हैं कि जो उनका एरिया ऑफ कंट्रोल है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट ईयर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल्स है, लेकिन जो जिस इंसान को वो गवर्न कर रहे हैं वो सेम होता है। सपोजिटली मैं आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, लेकिन उनके जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, यानी कि उनके जो एरिया ऑफ कंट्रोल है वो अलग अलग है। जुरिसडिक्शन स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिसडिक्शन जो होता है इन लोगों का वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा रहता है कि आपको सेंट्रल को इसी इन्हीं एरियाज पे काम करना है, स्टेट को इन्हीं एरियाज पे काम करना है, और अगर लोकल गवर्नमेंट है तो लोकल गवर्नमेंट को इन एरियाज पे काम करना है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करती है, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। अब प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो लिखा हुआ है, यानी कि जो जुरिसडिक्शन उनका एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन लिखा हुआ है, उसको आप कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल ने बोल दिया कि थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लेता हूँ, स्टेट को कम देता हूँ, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है वही होता है, और इसको कभी भी कोई एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना भी है तो उसको कभी भी कोई एक लेवल चेंज नहीं करेगा, यानी कि ना तो कभी सेंट्रल अकेले करेगा, ना कभी स्टेट अकेले करेगा, ना कभी लोकल अकेले करेगा। दोनों की या तीनों की कंसर्न जरूरी होती है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, और अगर कभी बाय चांस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए कौन आता है? जुडिशरी बीच में आती है। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल, स्टेट किसी में भी लड़ाई हो गई है तो जुडिशरी उसको रिजोल्व करने आती है। इट एक्ट एज एन एम्पायर। इस टर्म को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। रेवेन्यू ऑफ लेवल्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है, तो ये बहुत ही यूजुअल सी बात है कि उनको पैसा भी चाहिए होगा। तो ये सब पैसा, ये जितना भी रेवेन्यू रहता है, ये सब ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहता है कि किसको कहाँ से मिलेगा। अब हमारे टैक्सेस सीधा सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है सब कुछ सेंट्रल के पास ही जा रहा है, कुछ तो स्टेट के पास भी जाता है। तो ये शेयर जो होते हैं कि इसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होते हैं। फेडरल सिस्टम ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी इन कंट्री, और दूसरा होता है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। दोनों के मतलब थोड़े थोड़े सेम है। सबसे पहला यूनिटी को सेफगार्ड करना और प्रमोट करना। सेफगार्ड मतलब कि बचाना, और प्रमोट करना कि यूनिटी को प्रमोट करो, कि बोलो कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें भी तो डाइवर्सिटी होगी, तो उन लोगों को अकोमोडेट करना। अकोमोडेट वर्ड हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम संभालें इसको। तो ये सब दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ये दोनों ही हमारे फेडरल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव है। अब 2 टाइप की फेडरेशन होती है। सबसे पहली होती है कमिंग टुगेदर और दूसरी होती है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? कि एक साथ आना। तो इंडिया, इंडिपेंडेंट स्टेट्स टुगेदर बिग यूनिट। जो बड़े इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है, उनके हर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा नहीं होती। इसका एग्जांपल हम यूएसए में देखते हैं, जिसका नाम भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट, सारे स्टेट एक साथ है, इसीलिए उसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। की सबके पास इक्वल पावर है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम पावर नहीं है, वो सब मिलके एक कंट्री बनाते हैं, एक बिग यूनिट बनाते हैं।
यूएसए और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं होल्डिंग टुगेदर पे। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? पावर डिवीजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पावर होती है वो किस में डिवाइडेड होती है? स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है। अब इसमें क्या होता है? अनइक्वल पावर होती है। इसमें तो हमने देखा इक्वल थी, लेकिन इसमें अनइक्वल पावर होती है। कैसे अनइक्वल होती है? किसी स्टेट के पास ज्यादा है, किसी स्टेट के पास कम है, और सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होती है लेकिन स्टेट के पास कम पावर होती है। और इसके एग्जाम्पल है इंडिया और स्पेन। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे इंडिया में जो सिस्टम था वो क्या था कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी। पहले हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। अर्लियर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली two tiers of government were there. First was central and second was state. लेकिन afterwards मतलब बाद में क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट was added. लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड करा गया। किस लिए ऐड करा गया? इंडिया की डाइवर्सिटी की वजह से। किस वजह से? इंडिया की डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा वास्ट है हमारा इंडिया, इसीलिए हमारे इंडिया में फिर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद हर किसी स्टेट में यानी हर किसी टियर में यानी कि हर लेवल पे, सेंट्रल पे, स्टेट पे और लोकल पे, तीनों पे अपनी अपनी पावर्स होती हैं। ठीक है, ओन जुरिस्डिक्शन यानी कि अपना अपना एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, ये आपस में इन्वेड नहीं करते। इसके अलावा अब इन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलावा, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट के अलावा वी ऑल्सो हैव 3 लिस्ट्स। क्या कौन कौन सी लिस्ट है? सबसे पहले यूनियन, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर जैसे कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलेंगे हम लोग। यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं नेशन रिलेटेड, यानी कि जो पूरे नेशन से रिलेटेड है, जैसे कि आपका डिफेंस। अब डिफेंस तो पूरे नेशन से रिलेटेड है, खाली इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट्स को तो नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं खाली दिल्ली को डिफेंस चाहिए या फिर खाली आपके असम को डिफेंस चाहिए, ऐसा तो नहीं है। सबको डिफेंस चाहिए, पूरे इंडिया को डिफेंस चाहिए। तो इसीलिए डिफेंस जो है वो एक नेशनल सब्जेक्ट हो गया, तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ गया। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, मनी, ये सब किसके पास होते हैं? ये सब के सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें लॉज बना सकती है, इसमें रूल्स ला सकती है, इसमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। उसके बाद हम आते हैं स्टेट पे। स्टेट जो होती है उसमें ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, अपने एरिया के हिसाब से जो भी स्टेट से रिलेटेड होता है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स समझते हो, कमर्शियल जो वर्क होता है वो, और एग्रीकल्चर, ये सब आते हैं आपके स्टेट लिस्ट के अंदर में। अब इन सब पे रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, इन सब पे लॉ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेड नहीं करती। उसके बाद हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ऐसी चीजें जिसपे दोनों रूल बना सकते हैं, जो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक को हम नहीं दे सकते। तो इस पे जो लॉज बनाते हैं वो दोनों ही बनाते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अब जो यूनियन, स्टेट और इसमें कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में नहीं आए वो हमारे होते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो नॉट इन एनी लिस्ट, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, टेक्नोलॉजी, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा। तो ये सब, अब देखो कहने को तो भैया कि अलग है, बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन फिर भी इन सबको किसको संभालना पड़ता है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही संभालना पड़ता है। तो एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट में ही आ गए, यूनियन लिस्ट में ही आ गए, सॉरी, लेकिन स्टिल हम इनको यूनियन लिस्ट में नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, बिल्कुल अलग। अगर देखो दोनों बना सकते हैं, लॉ इन पे थोड़े थोड़े चेंजेस ट्राई करते हैं कि इस पे थोड़ा सा स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ा सा सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन स्टिल अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले जो जुडिशरी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जजमेंट दी होगी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता होगा कि हमारे स्पेस या टेक्नोलॉजी पे चेंजेस आए, वो फिर प्रिवेल हो जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है फिर स्टेट गवर्नमेंट का रद्द कर दिया जाएगा। मैंने बताया ना, पावर ज्यादा किसके पास है हमारे इंडिया में? सेंट्रल के पास। ठीक है, ऑल स्टेट्स इन इंडिया यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। आइडेंटिकल पावर्स का मतलब होता है सेम, कि हमारे स्टेट में, अब इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं सब स्टेट्स के पास सेम पावर है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। सब स्टेट्स के पास सेम पावर नहीं होती, किसी के पास थोड़ी ज्यादा, किसी के पास थोड़ी कम होती है। इसी के एग्जांपल के लिए हम देखते हैं आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 क्या कहता है? कि हमारे कुछ स्टेट्स को इंडिया में स्पेशल पावर मिलती है। और वो स्पेशल पावर क्यों मिलती है? क्योंकि वो या तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, और छोटे भी नहीं है तो उनमें ऐसे लोग रहते हैं जो रीजनली या जो किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो किसी रीजन की वजह से बैकवर्ड है, जैसे कि आपका असम, नागालैंड, मिजोरम, इन सबको स्पेशल पावर्स मिलती है आर्टिकल 371 के अंदर। कैसी स्पेशल पावर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स में कोई भी जमीन नहीं ले सकता हमेशा के लिए।
नो परमानेंट लैंड, कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है और यहाँ पे अपने लोग ही इतने कम है। अगर बाहर के लोग भी यहाँ पे आके रहने लगेंगे तो उनका जो रिलीजन है, उनका जो कल्चर है, वो जो उनकी पूरे पौराणिक कथाएं वगैरह जो वो लोग गाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो सब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डोमिनेट करने लगेंगे। अगर हम लोग चले गए वहां पे तो उनका कल्चर तो बिल्कुल खत्म। तो इसीलिए इन्हें स्पेशल पावर्स दी गई है। अब यूनियन टेरिटरीज पे आते हैं। यूनियन टेरिटरीज आपको क्यों लगता है क्यों बनाई गई होंगी? सोचो ना कभी कि दिल्ली तक एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली हमारी स्टेट नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें सीएम है। वैसे यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं होता, लेकिन दिल्ली एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें सीएम है। लेकिन हम एक जिस बारे में हम बात करें तो वो ये थी कि यूनियन टेरिटरीज बनाई क्यों गई, क्या रीजन होगा? स्टेट ही बना देते। लेकिन हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग इसलिए निकाला क्योंकि स्टेट्स क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज, ये सारी यूनियन टेरिटरीज क्या है, जो बहुत छोटी है, यानी कि वो इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है कि उनको स्टेट बोल दिया जाए, और वो इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं है कि बिल्कुल उनको निगलेक्ट करके किसी और के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो इसलिए उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यानी कि आपके पास कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, बल्कि आप पे सीधा कौन रूल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगी। सीधा सीधा किसकी, आप किससे लिंक्ड हो? बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखो। हमारी दिल्ली में क्या होता है, हमारी दिल्ली में सेंट्रल और स्टेट दोनों चलते हैं, ठीक है, दोनों की चलती आएगी। नो स्टेट्स बस यूटीज बिकॉज ऑफ एरिया, उनके एरिया की वजह से। और हमारे इंडिया में कितनी है? 8 यूटीज है, ठीक है। कैन पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैन पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर बी चेंज, क्या पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है? क्या पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि थोड़ी सी पावर इसके पास है, थोड़ी सी पावर इसके पास है, हमने इक्वली डिवाइड कर दी, थोड़ा सा उस पर काम उसने कर लिया, थोड़ा सा उसने पढ़ा था ना। तो क्या ये चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस, बट इट इज नॉट सो इजी एज बोथ हाउसेस, कौन कौन से हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, प्लस 14 स्टेट्स लेजिस्लेचर्स अप्रूवल, यानी कि इतना आसान नहीं होता। जो आपके दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, उसमें 2/3 मेजोरिटी से हमें इस डिसीजन को पास करवाना होगा जो पावर शेयरिंग है। जैसे कि सेंट्रल के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है, तो अभी हम चाहें कि हमें चेंज करवाने, तो हम कैसे चेंज करवा सकते हैं? हम डाल सकते हैं, हम अप्रूवल डाल सकते हैं, लेकिन वो कैसे अप्रूव होगी फर्दरली कि हम लोगों को 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी दोनों हाउसेज में, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी। उसके अलावा 14 लेजिस्लेचर स्टेट्स जो है हमारे इंडिया के, उनका भी अप्रूवल हमें चाहिए होगा। अगर ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो हाँ, हम लोग पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हर कोई अग्री करता है कि सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देख सके। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फटाफट से।